नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, करंट अफेयर्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे 4 जनवरी से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। साथ में आपको स्टैटिक जीके भी मिल जाएगा जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, और आपको PDF भी मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ आप ज्वाइन कीजिए ग्रुप से, आपको वहाँ PDF डेली का डेली मिल जाता है। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज के इस लेक्चर को। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो जो क्विंटन डिकॉक, इन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है और ये दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं, ये आपको याद रखना है। अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, याद रखिएगा। यह घोषणा दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच हारने के बाद की गई है। आपको याद भी होगा कि भारत ने रिकॉर्ड बना दिया है, एशिया का पहला ऐसा देश है जो दक्षिण अफ्रीका में जाकर मैच जीता है सेंचुरियन में, ये आपको याद रखना है। क्विंटन डिकॉक 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पदार्पण किए थे, मतलब पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान AB डिविलियर्स, जो कि हाल ही में घोषणा किए हैं कि अब वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मतलब संन्यास वो भी ले लिए हैं। भारतीय मूल के नरेंद्रन जोडी कोलापेन दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया। दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलगुट, याद रखिएगा दोस्तों, डेमन गलगुट को इस बार बुकर पुरस्कार दिया गया 2021 का द प्रॉमिस के लिए। उनका एक उपन्यास है द प्रॉमिस, इसके लिए डेमन गलगुट को 2021 का बुकर पुरस्कार से नवाजा गया, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पक्का आने वाला है ये प्रश्न। अब आइए देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। इसकी 3 राजधानियां हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमोफोंटेन, याद रखिएगा। मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड और राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, ये आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में किसे वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 का ताज पहनाया गया? अच्छा, ये वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर होता क्या है? तो दोस्तों देखिए, जो वर्ल्ड भर में जो भी CEO हैं, जो सबसे बेस्ट काम करेंगे, उनको ये अवार्ड से नवाजा जाता है। तो किसको मिल गया है? किशोर कुमार यादव को मिल गया है यह अवार्ड, वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं इसके डिटेल्स। सबसे प्रमुख स्तरीय कार्यकारी पुरस्कारों ने किशोर कुमार यादव को विनर ऑफ द ईयर 2021 विश्व CEO रैंकिंग, सख्त नामांकन प्रक्रिया और 3 महीने तक चलने वाले मतदान के मौसम के माध्यम से दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ को स्वीकार करने के लिए ऑनलाइन पुरस्कार है। अच्छा, किशोर यादव FSS के CEO और MD, ये आपको याद रखना है। ये किशोर कुमार यादव जो है FSS के CEO और MD है। अच्छा, FSS के भी हैदराबाद में स्थित एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी सर्विसेज है, ये आपको याद रखना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है यह FSS। इसके CEO हैं किशोर कुमार यादव, जिनको मिला है विनर ऑफ द ईयर 2021 विश्व CEO रिकॉर्ड मिला है, तो आप लोग याद रखिए। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। हाल ही में साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा में साहित्यिक कार्यों के लिए किसे सम्मानित किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, साहित्य अकादमी के द्वारा अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आप लोग याद रखिएगा, किसको मिला है? नमिता गोखले को। अब आइए देखते हैं डिटेल्स इसके। तो साहित्य अकादमी ने असमिया और अंग्रेजी में उपन्यास सहित 20 भाषाओं में साहित्यिक कार्य के लिए 2021 के लिए अपने पुरस्कार की घोषणा की है। अंग्रेजी में लेखक नमिता गोखले ने अपनी पुस्तक थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए पुरस्कार जीता। ये पुस्तक आपको याद रखना है, थिंग्स टू लिव बिहाइंड किसकी पुस्तक है? नमिता गोखले, और इसलिए इनको साहित्य पुरस्कार दिया गया अंग्रेजी भाषा में, आपको ये भी याद रखना है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस देश ने 2025 तक दुनिया भर में रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए 5 साल की रणनीति का प्रस्ताव किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। आप लोग को भी पता है, रोबोट 4G 5G 6G के बारे में अगर आए प्रश्न तो चीन 90% सही होता है। तो याद रखिएगा, चीन देश ने 2025 तक दुनिया भर में रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए 5 साल की रणनीति का प्रस्ताव किया है चीन ने। अब आइए देख लेते हैं इसके डिटेल्स को। तो चीन 2025 तक दुनिया भर में रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर बनने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए एक प्रस्ताव दिया है। चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की
कि देश के रोबोटिक्स उद्योग से परिचालन आय 2025 तक औसतन 20% बढ़ने की उम्मीद है और इसलिए चाइना ये सब कर रहा है। रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर बना रहा है चाइना, आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख बन गए हैं वीएस पठानिया। याद रखिएगा, वीएस पठानिया बन गए भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में ग्रहण करेंगे, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं इसके डिटेल्स को। महानिदेशक वीएस पठानिया ने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के तटरक्षक पद, वीरता के लिए तटरक्षक पद के प्राप्तकर्ता भी हैं। महानिदेशक वीएस पठानिया 23वें डीजी कृष्णा स्वामी नटराजन की जगह लेंगे। आपको याद रखना है कि कृष्णा स्वामी नटराजन की जगह लेंगे वीएस पठानिया, जो कि 23वें महानिदेशक थे डीजी कृष्णा स्वामी। तो आइए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो भारतीय नौसेना ने चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वेला को कमीशन किया। आईएनएस विशाखापट्टनम को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक मोरमुगाव अपने पहले समुद्री परीक्षण के लिए गया है। आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में किस देश ने अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता? तो दोस्तों जीत लिया है भारत ने अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप। कौन जीता? भारत ने। किसको हरा कर? श्रीलंका को। और ये भारत का 8वां खिताब है एशिया कप, ये भी आपको याद रखना है। अब आइए देख लेते हैं डिटेल्स। तो भारत ने अंडर-19 एशिया कप को रिकॉर्ड 8वें खिताब के साथ जीता, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका को 9 विकेट से हराया। और किस नियम से जीता है भारत? तो डकवर्थ लुईस स्टर्न यानी डीएलएस पद्धति से जीता है। अंडर-19 एशिया कप खिताब का फाइनल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई यूएई में खेला गया, ये आपको याद रखना है। अब आइए कुछ 2021 में हुए क्रिकेट से महत्वपूर्ण घटना के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय दक्षिण अफ्रीका को सेंचुरियन टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 आउट करने वाले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। मोहम्मद शमी 200 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज बन गए और ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बात आया था मुख्यालय का, आईसीसी मुख्यालय देख लेते हैं। तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और स्थापना 15 जून 1909 में हुआ है। उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा और अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, जो कि कल भी मैंने बताया था, तो आप लोग को याद हो गए होंगे। हाल ही में बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस बालचंद्रन को बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, पंकज शर्मा अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया था, याद रखिएगा, मैक्सिको के उच्चायुक्त बने हैं पंकज शर्मा। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न के डिटेल्स को। तो एस बालचंद्रन वर्तमान में सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत हैं, जिन्हें बारबाडोस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मान्यता दी गई है। बारबाडोस ने 1966 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। एक बार ये एनटीपीसी में पूछा गया था कि बारबाडोस कब स्वतंत्रता प्राप्त किया था, तो 1966 में, आपको याद रखिएगा। यह ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया। डेम सैंड्रा प्रुनेला मेसन ने बारबाडोस के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो बाकी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग बस याद रखिएगा कि एस बालचंद्रन जो है ये बारबाडोस के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं अगले। ठीक है, अब देख लेते हैं 2021 में नियुक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समसामयिकी। तो पंकज शर्मा को मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं प्रदीप कुमार रावत, जो कि बहुत फेमस रहे, चीन में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। द गोल्डन गर्ल्स और द मैरी टायलर मूर शो में अपनी पहली भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध अभिनेत्री का निधन हो गया है। तो बताना है कि उनका नाम बताना है आपको। तो याद रखिएगा, बेटी वाइट जो है ये अभिनेत्री का नाम है, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। द गोल्डन गर्ल्स और द मैरी टायलर मूर शो जैसे प्रमुख शो में अहम भूमिका निभाने वाली बेटी वाइट की निधन हो गई है। अब आइए देखते हैं इनके बारे में। तो द गोल्डन गर्ल्स और द मैरी टायलर मूर शो में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध पुरस्कार विजेता अभिनेत्री और कॉमेडियन बेटी वाइट यानी यूएसए की हैं, उनका निधन हो गया, ये याद रखिएगा। 2013 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने वाइट को
75 साल से अधिक के करियर के साथ सम्मानित किया। बेटी व्हाइट ने 23 एमी नामांकन प्राप्त किए और 6 जीते। राष्ट्रपति बाइडेन ने बेटी व्हाइट को सांस्कृतिक प्रतीक कहा जिसे बहुत याद किया जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन थी, आप लोग याद रखिएगा, बेटी व्हाइट, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। और ये द मैरी टॉलर शो और द गोल्डन गर्ल्स जैसी अहम शो में काम कर चुकी थी। अब आइए देखते हैं, दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धांजलि है। काफ़ी लोग डेथ कर रहे हैं, तो आइए देख लेते हैं। ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति कार्लोस पपालिया का निधन हो गया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, श्वेत अल्पसंख्यक शासन के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के दिग्गज आर्क बिशप डेसमंड टुटू का निधन हो गया। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रे इलिंगवर्थ का निधन हो गया। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू हान का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए? तो दोस्तों याद रखिएगा, आरिफ मोहम्मद खान बन गए हैं 2 अलग अलग खेलों में क्वालिफाई करने वाले भारतीय एथलीट। ये आपको याद रखना है, कौन? आरिफ मोहम्मद खान। अब आइए इनके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं, फिर प्रश्न याद हो जाएगा। तो जम्मू और कश्मीर स्थित अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान के 2 अलग अलग परियोजनाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक 4 से 20 फरवरी तक होने वाला, ये भी आपको याद रखना है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो कि बीजिंग में होने वाला है, 4 से 20 फरवरी तक आयोजन होगा इसका। इतिहास में पहली बार कोई भारतीय शीतकालीन ओलंपिक में 2 अलग अलग स्पर्धा में भाग लेगा, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर था आरिफ मोहम्मद खान। अब आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। यूनेस्को ने पुरातत्व वस्तुओं की फिलिस्तीनी आभासी संग्रहालय की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। तो स्वीडन ने यूनेस्को के पुरातत्व वस्तुओं में फिलिस्तीन आभासी संग्रहालय की स्थापना के लिए अपनी भागीदारी की है, स्वीडन ने, याद रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं इसके डिटेल्स को। तो यूनेस्को स्वीडन ने पुरातत्व वस्तुओं के फिलिस्तीनी आभासी संग्रहालय की स्थापना के लिए भागीदारी की है। संग्रहालय को फिलिस्तीनी विशेषज्ञों द्वारा सुलभता की सुविधा के लिए उपकरणों के साथ विकसित किया गया है और पुरातत्व के माध्यम से इतिहास की समझ को बढ़ावा देता है। यह यूनेस्को के राष्ट्रीय कार्यालय फिलिस्तीन, पर्यटन और पुराशेष मंत्रालय फिलिस्तीन द्वारा स्वीडन से वित्तीय सहायता के साथ लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर था इसका स्वीडन। अब आइए देखते हैं, कल आप लोग के लिए एक टेस्ट प्रश्न था जो कि आप लोग कमेंट में आंसर नहीं दे पा रहे हैं, पता ना क्यों, जो कि पढ़ाया हुआ क्वेश्चन रहता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर था मिस्र। मिस्र जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य बन गया है। अब आइए देखते हैं आज का प्रश्न, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अस्फा को पूरे नागालैंड में कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और अस्फा के बारे में बताना भी है कि ये क्या है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ 2 घंटे का जो वीडियो आता है ना करंट अफेयर्स का, उसके बराबर ये 15 मिनट का वीडियो है। तो चलिए देखते हैं अब अगले टॉपिक को कल। थैंक यू, बाय।